नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में जो इकाई संख्या 1 मैंने बताई थी, जिसमें हम अध्ययन के स्रोत के बारे में समझने वाले थे, तो उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बीए में अगर आप हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आपका सिलेबस यही होने वाला है। आपको पढ़ना क्या है भाई? आपको पढ़ना होता है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 बीसी से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास 1 है किसकी भाई? ये क्लास 1 है। ठीक है, यानी पहली क्लास है ये। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जो सिलेबस की है। सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। चैप्टर संख्या 1 मान सकते हो, क्लास 1 मान सकते हो। देखिए यूनिट 1 जो है, मैं अब की बार प्रयास करूंगा कि यूनिट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस पूरा का पूरा बटा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 1 की क्लास 1 है। ऐसे ही यूनिट 1 की एक क्लास 2 या 3 आ सकती है। हो सकता है कि मैं एक ही वीडियो में सबको समाप्त कर दूं। ठीक है, अभी चूँकि मैंने पीडीएफ सभी की तैयार कर ली है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो दीर्घ उत्तरीय वगैरह में या अति लघु उत्तरीय वगैरह में, सब कुछ यहाँ पर आपको बताने का प्रयास, समझाते हुए चलेंगे कि एक एक पहलू को। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक आपके इसमें कवर होने थे, मैं आज की वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। और हो सकेगा एक दूसरी वीडियो भी आ जाएगी इसकी, पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 के नाम से। तो यूनिट 1 क्लास 2 इस तरीके से आएगी। ऐसे फिर यूनिट 2 क्लास 1, यूनिट 2 क्लास 3, इस तरीके से वीडियोज़ आएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अध्ययन के स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था और सिलेबस मेरे पास है। अध्ययन के स्रोत में हमने आपको बताया था कि पहले यूनिट के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण और उनकी ऐतिहासिक सीमाओं के बारे में समझना है, जिसमें बौद्ध साहित्य, जैन, पौराणिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत, लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य और पुरालेख और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य जो मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 3 तरीके के जो साक्ष्य होते हैं इतिहास को जानने के। एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत, या एक प्रकार से बोल सकते हैं जिसमें लिखा पढ़ी, जैसे किताब में जो लिखा पढ़ा है उसके माध्यम से हम जानते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इन 3 माध्यमों से हमको जानकारी मिलती है किसी भी इतिहास के बारे में। तो इसी साक्ष्यों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, महाजनपदों के बारे में हम समझेंगे और गणराज्यों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है खास करके मगध साम्राज्य का जो उदय होता है उसके बारे में समझेंगे। इसमें हर्यक वंश, तमाम प्रकार के मैंने आपको बताए थे। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर होंगे ये। ठीक है, और ये चैप्टर 1, 2, 3 और आपके जो भी चैप्टर्स होंगे सब इसमें समाहित करने का प्रयास है। यानी इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और इकाई नंबर 1 के सारे टॉपिक आज की वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यूनिट 1 से जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, देखिए ये पहला क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में एक टॉपिक है। तो टॉपिक को मैं क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो उनको उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि क्वेश्चंस क्या बन सकता है इस टॉपिक में, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए। यानी कि डिस्कस द मेजर एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो मुख्य या प्रमुख स्रोत रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के, उसके बारे में बताएं। अब यही एक टॉपिक हो सकता था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये आपका एक चैप्टर हो सकता है, चैप्टर संख्या 1। तो उसी को मैंने जो है क्लास 1 में क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया। अब इसमें आपको कैसे समझना है, आइए मैं एक एक चीज़ों को समझाता हूँ, क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, तो भारतीय सभ्यता अति प्राचीन सभ्यता रही है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से रही है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो वेद माना जाता है। पौराणिक ग्रंथ या साहित्यिक ग्रंथ या कुछ भी आप मान सकते हैं, तो वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है दुनिया का। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। ठीक है, 18 पुराण हैं और ऐसे तमाम प्रकार की स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब है। और भारत बेसिकली ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो प्राचीनता के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता दे देती है। तो कहीं ना कहीं पे अपना भारत जो है वो प्राचीन काल से ही इतिहास में या इतिहास से जुड़ा रहा है। विद्वानों ने अत्यंत कठिन परिश्रम से बिखरी हुई सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, यानी कि जैसे बिखरी हुई सामग्री है उनका पहले समीक्षा करना, फिर उनका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। ठीक है,
इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का प्रयत्न किया है। प्राचीन इतिहास की जानकारी जो मिलती है हमको कई साधनों से मिलती है, उसी साधन को हम स्रोत कहते हैं। यानी विद्वानों ने, चूँकि उस जब ये घटनाएं हो रही थीं तब ना हम थे ना आप थे और ना ही ये विद्वान थे जो विद्वानों ने बताया है, लेकिन विद्वानों ने कुछ एविडेंस यानी कि कुछ सबूत के आधार पर चीज़ों को बताया कि इस समय ऐसा रहा होगा। उसी सबूत को स्रोत या साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सबूत या साक्ष्य। पहला सबूत या साक्ष्य साहित्य। साहित्य में उस समय जो साहित्य लिखे गए इतिहास में, उन साहित्य के माध्यम से उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। यहाँ तक कि कौन कौन से राजा थे, भौगोलिक इतिहास भी हमको कुछ मात्रा में जानकारी मिल जाती है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, साहित्य से हमको क्या जानकारी मिलती है भैया? प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यानी साहित्य से हमको, चूँकि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, समाज में आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है तो समाज में जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो समाज में जो घटित हो रही चीज़ें होंगी उन्हीं के अनुकरण पर या उन्हीं के आधार पर लिखी जाएंगी। और यही कारण था कि साहित्य एक स्रोत के रूप में हमको पढ़ना पड़ता है। ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य से इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ वे ग्रंथ जैसे कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो गई या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, या विक्रमांक देवचरित, या ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ हो गए, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। धार्मिक ग्रंथ वो होते हैं जैसे कि वेद वगैरह हो गए, पुराण हो गए, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन चूंकि धार्मिक जीवन समाज से जुड़ा हुआ होता है इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी वो सूटेबल होता है अध्ययन करने के दृष्टिकोण से। तो धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साहित्य से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य में जैसे कि हमको क्या मिला? रामायण मिल गया, महाभारत मिल गया और पुराण मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित, हम्मीर काव्य, राज तरंगड़ी, ये सब महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक जानकारी हमको उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐतिहासिक साहित्य नहीं, ये आपका रामायण, महाभारत और पुराण ये धार्मिक साहित्य है। तो यहाँ पर एक चीज़ काट करके लिख लीजिएगा, धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में रामायण, महाभारत और पुराण ये मुख्य हैं जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण की रचना जो है किसने करी है? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी है। महाभारत की रचना किसने करी है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने करी है। और पुराणों की रचना अलग अलग लोगों ने की है। ठीक है, महर्षि वेदव्यास वगैरह तमाम प्रकार के, मतलब पुराणों का कलेक्शन किया गया। तो और इसके अलावा अगर ऐतिहासिक जानकारी की देखेंगे तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, हर्षचरित जो बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन के समय काल के बारे में तमाम जानकारी देती है। पुष्यभूति वंश के जो थे, या मान सकते हो वर्धन साम्राज्य में प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन उनकी बहन थी राजश्री, तो उनके बारे में बेहतर जानकारी देता है हर्षचरित। उस समय के तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर, राजनीतिक इतिहास पर फोकस करता है रचना। इसके अलावा विक्रमांक देवचरित ये रचना है। ठीक है, हम्मीर काव्य हो गया, कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो गई, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो कि हमको ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य में आप देखते हैं वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य आता है। अब वैदिक साहित्य में आपके चारों वेद हो गए, बौद्ध साहित्य में आपका जो निकाय, अंगुत्तर निकाय या फिर जो अभिधम पिटक, मतलब पिटक में जो है जो त्रिपिटक है वो आते हैं। ऐसे ही जैन साहित्य में तमाम ग्रंथ आते हैं। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है उससे अंगुत्तर निकाय वगैरह से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे जैन साहित्य में भी हमको गणराज्यों और महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य से हमको वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इससे भी प्राचीन भारत की धार्मिक, यानी कि जो उस समय कैसा धर्म रहा होगा, सामाजिक कैसे समाज में व्यवस्था रही होगी, समाज कितने वर्गों में बटा रहा होगा, आर्थिक यानी किस तरीके से वो अपना खाद्यान्न आपूर्ति करते थे, किस तरीके से भोजन वगैरह ग्रहण करते थे, किस तरीके से पैसा रुपया कमाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे, राजनीतिक शासन कैसे करते थे, इन तमाम प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी हमको इन साहित्य से मिलती है, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, चाहे वो ऐतिहासिक साहित्य हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। तो ये रहा आपका साहित्य। साहित्य से हमको इतिहास के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी मिलती है। इसके बाद में कुछ ग्रंथ और लिखे गए बाद में, जैसे कि काव्य ग्रंथ कुछ। ठीक है, काव्य ग्रंथों की अगर बात की जाए, दूसरा पॉइंट देखिए, इससे क्या जानकारी हमको मिलती है? प्राचीन काल के अनेक काव्य ग्रंथों के नायक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं जिनमें या जिनसे हमें पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती रही है।
काव्य ग्रंथों में खास करके जैसे बाण भट्ट की रचना हर्षचरित हो गई, ठीक है। पद्म गुप्त की रचना है नौ साहसांक, तो पद्म गुप्त ने लिखा है कि इसको नौ साहसांक को, ये काव्य ग्रंथ है, इससे भी उस समय के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा बिल्हड़ नाम के एक विद्वान है, इनकी रचना है विक्रमांक देवचरित, इस रचना के माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। इसके अलावा जयद्रथ के मतलब जयद्रथ का पृथ्वीराज विजय में वर्णन किया गया है, मतलब जयद्रथ की रचना है विजय, पृथ्वीराज विजय, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है इतिहास से। जयचंद्र की रचना है हम्मीर काव्य। ऐसे ही संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित तथा हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ हैं, जिनसे हमको तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर जाननी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं जो थोड़ा सा डार्क में लिखा है। वैसे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज क्लासेस वगैरह आपकी चलती रहेंगी हमेशा। सारे चैप्टर्स या सभी यूनिट्स को अब की बार कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी वजह से मैं तीव्र गति से क्लासेस शुरू कर दिया हूँ। इन सबसे अधिक महत्व का ग्रंथ जो रहा है वो कश्मीरी पंडित जो रहे हैं कल्हड़। कल्हड़ एक कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों का इतिहास आप बहुत पुराना है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उनकी रचना है राजतरंगड़ी। सबसे शुद्ध और सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास की जानकारी देने वाला कल्हड़ की राजतरंगड़ी रही है। शुद्ध साहित्य के अध्ययन से भी इतिहास के विद्यार्थियों को अमूल्य सहायता मिलती है। जैसे महाकवि भास हो गए, कालिदास हो गए, महाकवि माघ हो गए, श्रीहर्ष हो गए, विशाख दत्त, भवभूति, ये सब संस्कृत के जो है कवि और संस्कृत के लेखक रहे हैं। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में उस समय के इतिहास या उस समय के समाज, उस समय की संस्कृति, उस समय के धर्म के बारे में जानकारी हमको मिली है। इनकी रचनाओं का इस क्षेत्र में अधिक मूल्य रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहे कौटिल्य। कौटिल्य की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य को सजाया, मतलब कि बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही कौटिल्य की, चाणक्य की। इनकी रचना अर्थशास्त्र है। राजशास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ है जो दुनिया के किसी और देश में आपको नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्र एक ऐसी रचना है चाणक्य की जो बहुत ही फेमस रचना है और उस समय के इतिहास की जानकारी तो देती है, साथ ही साथ में राज्य कैसे करना है, राज्य में किस तरीके से चीज़ों को बनाना है, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि प्राचीन हिंदुओं ने राज्य तथा शासन संबंधी समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से गंभीर चिंतन किया था और ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जिनके आधार पर हिंदू राजा शताब्दियों तक शासन करते रहे। अर्थशास्त्र में हिंदुओं के उस समय तक के राजनीतिक ज्ञान का निचोड़ है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान का मुख्य आधार कौटिल्य का जो रचना अर्थशास्त्र रही वही रही है। इसके अलावा इसी समय मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति यूनान से आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था और उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक भी उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने में एक सफल पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के ज्ञान का प्रमुख आधार चाणक्य की चंद्रगुप्त मतलब जो चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है वो रही है। इसके अलावा गार्गी संहिता, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और ज्योतिष आदि ज्योतिष तथा व्याकरण के ग्रंथों में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम प्रकार के काव्य ग्रंथ लिखे गए जिनसे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ आपके पाली और प्राकृत साहित्य लिखे गए, यानी कि ये सब तो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए थे। संस्कृत के बाद में जो भाषा प्रचलन में आई वो थी पाली और पाली के बाद में प्राकृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से बनी हिंदी, ठीक है। तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा में तमाम ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध और जैन लोगों ने लिखे। पाली तथा प्राकृत में प्रचुर साहित्य की रचना की गई थी, किंतु उनमें ऐसी सामग्री बहुत कम मिली है जिसे ऐतिहासिक कहा जा सके, यानी ऐतिहासिकता पर कम, आध्यात्मिकता पर ज़्यादा प्रभाव है। पाली में केवल श्रीलंका के दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में, जिन्हें इतिहास की कोटि में रखा जा सकता है। दीपवंश में प्रारंभ से लेकर के राजा महासेन 262 ईस्वी के समय तक श्रीलंका का इतिहास वर्णित है। श्रीलंका के जो महावंश के राजा थे उनके बारे में वर्णन किया गया है दीपवंश के, ठीक है, महासेन के बारे में। महावंश दीपवंश का ही एक विशद रूप है। इसके अलावा चूल वंश एक तीसरा ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका के राजा प्रभाकर बाहू जो कि 1240 से 74 ईस्वी के शासन काल तक के इतिहास का वर्णन करता है। जैनियों ने प्राकृत भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना की थी। इसमें महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के ये उतने ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं सफल हुए, लेकिन हाँ
श्रीलंका के इतिहास के लिए आप देखेंगे तो पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं वो सुटेबल होते हैं। इसके बाद में दक्षिण में कुछ तमिल साहित्य भी लिखे गए। अब तमिल साहित्य में भी रचनाएं, जो तमिल साहित्य हैं उससे जानकारी हमको मिलती है इतिहास के बारे में दक्षिण भारत की। देखिए, द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल में सबसे प्राचीन साहित्य मिलता है। चूँकि द्रविड़ियन परिवार की भाषा में अगर देखेंगे तो द्रविड़ भाषा में जो तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, संस्कृत के टक्कर की भाषा मानी जाती है। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ सामूहिक रूप से संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य जो है ये होता था जिसमें तमाम प्रकार के देश विदेश के लोग आते थे, तमाम प्रकार के लेखक, तमाम प्रकार के विद्वान, कवि सब इकट्ठा होते थे और उसमें अपने अपने ग्रंथों को रखते थे और उसकी जो है अध्यक्षता भी लोग किया करते थे। तो राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इस साहित्य का महत्व नहीं है, किंतु वह धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास की सामग्री का भंडार है संगम साहित्य। संगम साहित्य में समाज कैसा था और वहाँ पर धर्म कैसा था इसके बारे में बेटर जानकारी मिल जाती है। संगम युग के साहित्य में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरुल सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। तिरुवल्लुवर जो थे एक जो है मुनि या ऋषि टाइप के, उन्होंने एक रचना लिखी कुरल, सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये। इसके अतिरिक्त जो है गृप्पाधिकारम तथा मणिमेखलई नामक महाकाव्य भी प्रसिद्ध हैं जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये कुछ इतिहास के ग्रंथ रहे जो हमको साहित्यिक स्रोतों के हिसाब से मिले। तो यानी आपका पहला टॉपिक आपका जो तैयार हो गया, प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत जो साहित्यिक स्रोत रहा है बेसिकली, ये साहित्यिक स्रोत में आप इन चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक आपका, पहला चैप्टर आप समझिए समाप्त हो गया। अब इसी के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, सेकंड चैप्टर। चूँकि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको चाहूँ तो कई चीज़ें बता सकता हूँ, बट आपको चलिए ये दूसरा चैप्टर आप देखेंगे। इसमें क्या पढ़ना है आपको? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ पर आए उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और क्या क्या जानकारी उनसे हमको इतिहास के बारे में मिलती है। ये दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर आपका हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजी में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवलर एज अ सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अथवा दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है इसी को लेकर के कि विदेशी लेखकों के विवरण से भारतीय तिथिक्रम की गुत्थियां सुलझाने में पर्याप्त सहायता मिलती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या आपसे अगला प्रश्न यही इसी को लेकर के प्रश्न पूछ सकता है इसी चैप्टर से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु विदेशी स्रोतों पर प्रकाश डालिए। कुल मिलाकर के यानी कि थ्रो लाइट ऑन द फॉरेन अकाउंट्स टू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो विदेशी यात्रियों के विवरण रहे उनके बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में देखा चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हम विदेशी यात्रियों के विवरण देखेंगे। फिर इसके बाद में हम जो है जो बेसिकली पुरातात्विक साक्ष्य उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। विदेशी लेखकों की रचनाएं, जो विदेशी लोग यहाँ पर आए, भारत में रहे और यात्रा किया और लिखा कुछ, उसके माध्यम से जो जानकारी हमको मिली। देखिए, विदेशी लेखकों की रचनाएं प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन रही हैं। इन लेखकों में कुछ ने तो भारत के अनेक भागों की यात्रा की थी और यहाँ के लोगों के जीवन को अपनी आँखों से देखा था। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के संबंध में जो कुछ लिखा वह ऐसे साधनों के आधार पर लिखा था जिन्हें वे विश्वसनीय मानते थे। इस तरीके से कई सारे विद्वान आए भारत में, अलग अलग राजाओं के समय में आए, उनको उन राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ, उनके यहाँ पर रह करके देख करके लिखे या फिर कुछ विश्वास करके लिखे। इस तरीके से कई राजा महाराजा के बारे में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि हेरोडोटस एक प्रकार से अगर बात की जाए तो बड़ा फेमस विद्वान रहा इतिहास की दृष्टि से देखें तो। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। 454 ईस्वी से लेकर के 425 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व के आसपास इसका समय काल रहा, ये भारत में रहा। इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। उस समय भारत का सिंधु के उस पार का प्रदेश ईरानी सम्राट दारे-बहु प्रथम यानी दारा प्रथम के साम्राज्य का अंग हुआ करता था। यानी सिंधु नदी के उस पार जो शासन करते थे वो दारा प्रथम करते थे। हेरोडोटस लिखता है कि दारा के साम्राज्य के भारतीय प्रदेश की आबादी सबसे घनी थी। उस प्रदेश से दायर-बहु को 360 टैलेंट के बराबर सोना कर के रूप में मिलता था। कहाँ से? भारत से, जिसका मूल्य 10 लाख पाउंड के बराबर होता था।
ठीक है, तो ये हेरोडोटस जो है इस तरीके से भारत के इतिहास के बारे में बताता है कि भारत जो था वो था, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानकारी दिया इसने। ठीक है सॉरी। हाँ, दूसरा विद्वान है, यात्री है स्काईलैक्स। स्काईलैक्स की अगर बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप नाम ध्यान रखेंगे तो कोई उसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है। स्काईलैक्स, जिन विदेशी लेखकों ने भारत की यात्रा की थी उनमें सबसे पहला विद्वान जो था वो स्काईलैक्स ही था। वह यूनानी नाविक था। एक नाविक माने होता है नदी, मतलब कि समुद्रों में सॉरी, समुद्रों में बड़ी बड़ी नाव लेकर के ये लोग जो है उतर जाते थे, और एक जो है उनके पास मैप देखने का, दिशा देखने का एक यंत्र होता था। उसी के सहारे ये लोग जो है समुद्र में आ जाते थे। समुद्री लहरों से बचते बचते ये लोग खोज करते थे और अलग अलग जगहों पर जा कर के यात्राएं करते थे और उसके बारे में विवरण देते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से वो था आपका स्काईलैक्स। उसे दायर बहु प्रथम ने सिंधु नदी की खोज करने को भेजा था। किसने? दायर बहु जो शासक था और सिंधु के उस पार, तो उसने भेजा था कि सिंधु नदी की खोज कर लाओ, मतलब खोज करो जा करके। स्काईलैक्स सिंधु के मुहाने तक गया और फिर समुद्री मार्ग से वापस लौट गया। स्काईलैक्स ने जो कुछ लिखा उसमें कल्पना का पुट अधिक प्रतीत होता है, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ इसका ये नहीं माना जा सकता है। ये कल्पना से एक प्रकार से पूर्ण माना जा सकता है ग्रंथ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला आपका आ चुका है ओनेसिक्रिटस। ठीक है, ओनेसिक्रिट्स। अगर इसकी बात की जाए तो सिकंदर का एक अन्य नाविक था ओनेसिक्रिट्स। उसका वृत्तांत भी मूल रूप से नहीं मिलता है। वह भी बहुत अतिरंजित था, मतलब कि आप देखेंगे कि अपने मन गढ़ंत चीज़ें भी लिखी गई थी इसमें। बट आप देखेंगे कि ये जो भी था ये मतलब कि ओनेसिक्रिट्स, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सिकंदर का एक नाविक था। ठीक है, ओनेसिक्रिट्स, लेकिन इसने जानकारी नहीं दी भारत के इतिहास के बारे में ज़्यादा। इसके बाद में अगला था अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस की अगर बात की तो सिकंदर का एक अन्य साथी था अरिस्टोबुलस। वह भूगोलवेत्ता भी था। एरियन ने उसके वृत्तांत को अपनी पुस्तक में प्रयोग किया है, तो यानी कि कुछ जानकारी इसने भी दिया है। इसके अलावा अगला था, इस सभी को आपको याद नहीं करना है, भी इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, क्लाइटार्कस। अगला था कौन? क्लाइटार्कस। क्लाइटार्कस अन्य यूनानी लेखक था। ये ध्यान रखेंगे क्या था, तो यूनानी लेखक था जिसने भारत के संबंध में लिखा था। वह भी सिकंदर का एक साथी था। उसका वृत्तांत अधिक विश्वसनीय नहीं माना जाता, यानी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये छठवां व्यक्ति है मेगास्थनीज। ये बड़ा फेमस व्यक्ति रहा है इतिहास को के लिए, इतिहास के बारे में बताने का बढ़िया व्यक्ति मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का ये जो है यात्री था। सिकंदर के सेनापति का जो है भेजा गया दूत था। चूँकि सिकंदर मर गए थे तो उनका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो शासन कर रहा था यूनान पर, और फिर उसने भेजा था इसको हेलेना का हालचाल लेने के लिए। देखिए, यूनानी लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर ने उसे अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वृत्तांत भी लुप्त हो चुका है, किंतु स्ट्रेबो, एरियन और डायोडोरस ने उसके उदाहरण अनेक ग्रंथों में समाविष्ट कर लिए थे। चूँकि स्ट्रेबो एक यात्री था, एरियन और डायोडोरस ये सब एक यात्री थे, भूगोलवेत्ता के रूप में थे, जो है इतिहास की खोज में या भौगोलिक चीज़ों की खोज में यात्रा किया करते थे। तो इन लोगों ने मेगास्थनीज के तमाम चीज़ों का या उनके विवरण के पता उसके बारे में लिखा है। वैसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, उसमें कई सारी पुस्तकों के उसमें कई सारी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने जिन चीज़ों का वर्णन किया है उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली बात भारत की भौगोलिक दशा यानी कि जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में जानकारी दी है। दूसरी बात देश का उर्वरापन उसने बताया है। ठीक है, तीसरी बात चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि चंद्रगुप्त की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बढ़िया जानकारी दिया है इसने। इसके अलावा भारत में दास प्रथा का अभाव था, यानी दास प्रथा नहीं थी भारत में, ये बताता है। हिंदुओं की 7 जातियाँ उस समय प्रचलित थीं। इसके अलावा देश में चोरी की घटनाओं का लगभग अभाव यानी कमी थी, चोरी वगैरह नहीं होती थी चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में, मतलब कि शासनकाल में। और भारतीय दार्शनिक भी आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रबल मात्रा में थे। भारत में दर्शन का भी उदय हो चुका था। कुल मिलाकर के बढ़िया जानकारी देता है ये, क्या नाम है इसका? मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक में अपनी। कुछ विद्वानों में मेगास्थनीज ने के वृत्तांत की सहायता पर संदेह प्रकट किया है। यहाँ तक कि स्ट्रेबो भी मेगास्थनीज के कथन को पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ दिक्कत है। इसके बाद में अगला विद्वान है एरियन।
एरियन जो है 96 से 180 ईस्वी के लगभग में आता है और अपनी पुस्तक में सिकंदर के शासन का वर्णन करता है। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने मेगास्थनीज के वृत्तांत से बहुत से उदाहरण दिए हैं। यानी कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में, इंडिका पुस्तक में उसने कई सारी बातें बताई हैं। वैसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, बट एरियन ने उसकी पुस्तक से काफ़ी कुछ लिया, ठीक है, और उसके बारे में बताया। इसके बाद में अगला विद्वान आता है फाहियान। ये बड़ा फेमस है। फाहियान गुप्त काल के बारे में बढ़िया जानकारी देता है। चीनी यात्री था, चीन से आया था। गुप्त काल के इतिहास के लिए चीनी लेखकों की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें फाहियान जो आया था, इसकी रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। 405 से 412 ईस्वी में भारत की यात्रा करी। स्वदेश लौट करके उसने बौद्ध देशों का वृत्तांत नामक ग्रंथ लिखा। ये पुस्तक का नाम है बौद्ध देशों का वृत्तांत। किसने लिखा? फाहियान ने। जिसमें गुप्त काल के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन की अच्छी जानकारी मिलती है। यानी गुप्त काल जो स्वर्ण काल कहा जाता है इतिहास का, उसके बारे में बढ़िया जानकारी दी गई है फाहियान के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला विद्वान आता है उसका नाम है युआन चांग, जिसको आप हुएन सांग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये आया था बेसिकली, आप देखते हैं हर्षवर्धन के समय में भारत में। चीनी यात्री ये भी था। सीयूकी नाम की पुस्तक लिखता है। कौन सी पुस्तक? सीयूकी नाम का पुस्तक लिखता है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी लेखक युआन चांग था। इसको आप हुएन सांग कहते हैं। उसने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा करी। उसने स्वदेश यानी अपने देश में लौट करके पश्चिमी जगत के बौद्ध अभिलेख नामक ग्रंथ लिखा। उसमें 7वीं शताब्दी के भारतीय जीवन का अच्छा परिचय मिलता है। हुई ली द्वारा रचित युआन चांग की जीवनी भी उल्लेखनीय पुस्तक है। जब हुएन सांग की जीवनी लिखता है कौन? हुई ली, तब उसमें भी वो भारत विवरण की यात्रा के बारे में कुछ पुट को लिख देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, इसकी एक पुस्तक थी हुएन सांग की। कौन सी पुस्तक थी? इसकी एक पुस्तक थी सी यू की, ठीक है। सी यू की प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा था कि सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो हुएन सांग है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब कि ये यात्री इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला यात्री है इत सिंह। इत सिंह की अगर बात की जाए तो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करता है ये, और भारत तथा मलय द्वीप समूह में व्यवहत बौद्ध धर्म का वृत्तांत नामक ग्रंथ लिखता है, और उसमें भारतीय समय के इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगला विद्वान है हुई चाओ। ये भी युआन चांग के एक शताब्दी बाद में हुई चाओ 727 ईस्वी ने भारत की यात्रा करी। कश्मीर के मुक्तापीठ जो ललितादित्य मुक्तापीठ हैं और कन्नौज के जो यशोवर्मन हैं, उनके कार्यकलापों का वर्णन किया था। यानी कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर के शासक थे, इन दोनों के बारे में जानकारी दिया है, ठीक है। किसने? हुई चाओ ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। इसके अलावा और भी तमाम विद्वान मिले, जैसे कि मुसलमान लेखकों में अगर बात करें बेटा, मुसलमान लेखकों में जैसे कि आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु एरिया को जीता। उस समय राजा दाहिर शासन कर रहे थे। 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रांता आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारत का अरबों से संपर्क हुआ। अरब व्यापारी सुलेमान ने 851 ईस्वी में लगभग भारत की यात्रा करी। उसने भारत के 4 प्रतापी राजाओं का उल्लेख किया अपने ग्रंथ में, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एक दक्षिण का शासक, एक जुर्ज का शासक, एक तफफ का शासक और एक बंगाल का शासक। इस तरीके से 4 शासकों के बारे में जो समय प्रतापी थे उनके बारे में लिखा। अल मसूदी 959 ईस्वी में भारत आया। उसने मुल्तान और मंसूरा के अरब राज्यों के संबंध में लिखता है, ठीक है। अल मसूदी भी एक यात्री था, ठीक है। ये सब अरब वाले यात्री हैं। इसके अलावा अल बिलादुरी मोहम्मद बिन कासिम के सिंधु विजय का उल्लेख करता है, जिसमें राजा दाहिर को पराजित करते मोहम्मद बिन कासिम। इसके अतिरिक्त अन्य कई अरब यात्रियों ने भारत के संबंध में लिखा। अरब लेखकों की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है उसका नाम है चचनामा। इसमें चचनामा पुस्तक में सिंधु विजय का विस्तार से वर्णन किया गया है। विदेशी लेखकों की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। अल-बरूनी बेसिकली महमूद गजनबी यानी कि मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत आया था, जिसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, सोमनाथ मंदिर पर, और ये बेसिकली लुटेरा था महमूद गजनबी। उसी के साथ में अल-बरूनी एक यात्री आया था जो लेखक था, वो लिख रहा था सारी चीज़ें। तो उसके पुस्तक किताब उल हिंद में बहुत जानकारी मिलती भारत के इतिहास के बारे में। उसने भारत के विषय में जो कुछ लिखा वह अपने अनुभव, अपने निरीक्षण, जो उसने देखा, पढ़ा, अध्ययन किया, उसके आधार पर लिखा, और जो एक प्रकार से उसको लगा कि लिखना चाहिए उसको उसने लिखा, ठीक है। इस पुस्तक में इस समय के सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन, दर्शन और शिक्षा के संबंध में अच्छी जानकारी मिलती है। इस तरीके से इसने बहुत चीज़ें को लिखने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये आपका लगभग आपका ये हो गया भाई, जो है दूसरे चैप्टर आपका लगभग ये विदेशी यात्रियों का जो विवरण था ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है।
यानी कि 2 पॉइंट आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इसके बाद में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 टॉपिक या 2 चैप्टर्स लगभग मैं आपको बता दिए। अब इसके बाद में जो है अगला जो चैप्टर आपका आएगा, यानी कि क्लास 2 आएगी, यूनिट नंबर जो है 1 की क्लास 2 आपकी आएगी। क्लास 2 में हम लोग क्या देखेंगे भाई, क्लास 2 में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना बहुत बड़े स्तर पर देखेंगे। जैसे हमने शुरुआत में बस वैसे आपको नॉर्मली बता दिया था, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे जैसे धार्मिक साहित्य में, धार्मिक ग्रंथों में जो ग्रंथ आए उनमें ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक क्या क्या थे उपनिषद में, ठीक है। वेदांग में कौन कौन से वेदांग स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उन सभी से त्रिपिटक वगैरह से क्या क्या जानकारी मिली है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है, कल्याण, मतलब कि तमाम प्रकार के राजाओं महाराजाओं के बारे में हमें कि डिटेल में जानकारी देखें। राज तरंगड़ी में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, नव सासांग चरित में क्या है और विक्रमांक देव चरित में क्या लिखा है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है क्या देखेंगे हम, इसके बाद में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में जो पुरातत्व का महत्व है उसके बारे में समझेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी कि कल की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा वो भी आएगा। सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सिलेबस देख लीजिएगा। तो यानी कि 2 क्लास के माध्यम से आधे घंटे क्लास आज हुई है और नेक्स्ट वीडियो भी आपके आधे घंटे की हो जाएगी, यानी कि 2 क्लास में आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा, यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। फिर यूनिट 2 के पर नंबर लगाएंगे और यूनिट 2 को भी हम ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।